बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के, जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, उसको आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ क्या है कि जो नर्स परलिंडा है वो असाइंड कर रही है 41 ईयर ओल्ड क्लाइंट हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ एक नर्स है जो कि असाइंड कर रही है एक क्लाइंट को, यानी क्लाइंट को असिस्ट कर रही है, और क्लाइंट जो है ना वो 41 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और इसका डायग्नोसिस हमारे साथ क्या आया है कि उसे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है। तो अगर एक क्लाइंट को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है और वो ओल्ड भी है 41 ईयर की, तो द नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिजल्ट, और नर्स ने क्या किया, अब रिव्यू किया लेबोरेटरी रिजल्ट का। यानी जब नर्स ने रिव्यू डाली उसके टेस्ट वगैरह पे, उसके रिजल्ट पे, यानी लेबोरेटरी जो रिजल्ट था, जब उस पे रिजल्ट, उसके रिपोर्ट पे, उसके रिजल्ट पे जब रिव्यू डाली, तो उसके आप लोगों के जहन के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक उसका जो अमाइलेज लेवल होगा वो कितना होगा। तो अगर आप लोगों को नॉर्मल लेवल ऑफ अमाइलेज का पता है तो आप लोग फिर एबनॉर्मल लेवल को मालूम कर सकते होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के चॉइस क्या है। द फर्स्ट वन इज 45 यूनिट्स पर लीटर, 100 यूनिट्स पर लीटर, 300 यूनिट्स पर लीटर एंड 500 यूनिट्स पर लीटर। करेक्ट आंसर क्या है कि इसका कुछ समरी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये आप लोग देख सकते हैं कि आंसर सी जो है ना ये हमारे साथ एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आंसर ए एंड बी है ये हमारे साथ क्या है, ये नॉर्मल लेवल में है। और हमें मालूम है कि नॉर्मल लेवल ऑफ अमाइलेज जो है ना वो 25 to 151 यूनिट्स पर लीटर है। ठीक है, अगर नॉर्मल लेवल ऑफ अमाइलेज 25 से लेकर 155 यूनिट्स पर लीटर तक है, तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है उसका सीरम एमाइलेज लेवल कितना होगा। तो उसका जो एमाइलेज लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल लेवल से बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि 500 तक पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारे साथ क्रोनिक है, एक्यूट नहीं। एक्यूट में पहुंच सकता है, 500 से भी एबव हो सकता है, लेकिन क्रोनिक एमाइलेज लेवल जो है ना क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में, जो कि ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्रोनिक हम इसको कहते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम में हमारे साथ एक डिजीज़ जो है ना वो डायग्नोस हो जाए। ठीक है, एक डिजीज़ जो है ना वो सीवियर फॉर्म में चला जाए बहुत ज़्यादा टाइम में। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में जो एमाइलेज लेवल होगा वो नॉर्मल लेवल से अबव होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को भी क्रॉस कर ले। जबकि 500 जो है ना ये हमारे साथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वैल्यू हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है। सी का मतलब ये है कि ये 300 यूनिट्स पर लीटर हो सकता है। इसका जो टेस्ट लेवल है इससे हम पर पता चला सकते हैं कि उसको एक्यूट नहीं क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आंसर सी, the normal serum amylase level is 25 to 151 units per liter. The chronic cases of pancreatitis, the rise in serum amylase लेवल यूजुअली डजेंट एक्सीड 3 टाइम द नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ जो एमाइलेज लेवल है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि 3 टाइम इंक्रीज हो जाए, यानी 500 तक पहुँच जाए। इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस द वैल्यू में एक्सीड 5 टाइम्स। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में 5 टाइम से भी ज़्यादा हो सकती है। बट ऑप्शन ए एंड बी जो है ना ये हमारे साथ नॉर्मल लिमिट्स में है। डी जो है ना वो एक्सट्रीमली एलिवेट हो गया है, बहुत ज़्यादा चला गया है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। इसमें हम बेस्ट ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ बीसीक्यूज है, बेस्ट ऑप्शंस आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ मेल क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी हैज़ बीन एडवांस्ड फ्रॉम अ क्लियर लिक्विड डाइट टू अ फुल लिक्विड डाइट। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ एक क्लाइंट है जिसकी सर्जरी हो गई है। ठीक है, और उसे डाइट मिल रहा है क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक है, और वो जो है ना वो अब तंग आ गया है कि मुझे लिक्विड डाइट दे रहा है, क्लियर लिक्विड डाइट है, तो मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे अब कुछ सॉफ्टली लिक्विड डाइट दे दे। ठीक है, तो नर्स जो है ना वो उसके लिए कुछ ऐसा आइटम सेलेक्ट करेगा जो कि उसकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, जो लिक्विड फॉर्म में भी हो और उसे अच्छा लगे। ठीक है, उसकी जो बॉडीनेस है वो
मिठाई। तो हमारे साथ जो ऑप्शन है वो कौन से है, टी है, गेलाटिन है, कस्टर्ड है एंड पॉप्सिकल्स है। टी जो है ना ये भी हमारे साथ सॉफ्ट वही लिक्विड क्लियर लिक्विड हो गए, ठीक है, क्लियर लिक्विड फॉर्म में है। गेलाटिन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि पाउडर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बन जाता है। कस्टर्ड जो है ना ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सॉफ्टली होता है लेकिन होता लिक्विड है, ठीक है। तो सॉफ्ट फॉर्म में जो लिक्विड होता है वो हमारे साथ क्या है, कस्टर्ड है। तो कस्टर्ड इज बेस्ट ऑप्शन। एंड लास्ट वन क्या है, पॉप्सिकल्स है। पॉप्सिकल जो है ना ये जब हम किसी लिक्विड को फ्रीज कर देते हैं तो दोबारा से वो लिक्विड बन गया है, तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेहत के लिए इतना कूलनेस भी अच्छी नहीं होते। तो आंसर क्या है कि आंसर सी फुल लिक्विड फूड आइटम। आंसर सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। फुल लिक्विड फूड आइटम इंक्लूड आइटम सच एज प्लेन आइसक्रीम्स, ठीक है। फुल लिक्विड आइटम में हमारे साथ प्लेन आइसक्रीम आ सकते हैं, शरबत आ सकते हैं, ब्रेकफास्ट ड्रिंक, मिल्क, पुडिंग एंड कस्टर्ड सूप दैट आर स्ट्रेंड। वो सूप जो कि स्ट्रेंड हो गया हो, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो गया हो। एंड स्ट्रेंड वेजिटेबल जूसेस हो सकते हैं, वो वेजिटेबल जो कि बिल्कुल स्ट्रेंड कर दे, बिल्कुल ग्राइंड कर दे, वो जूसेस हो सकते हैं। क्लियर लिक्विड डाइट कंसिस्ट ऑफ फूड दैट आर रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट। अब क्लियर लिक्विड डाइट में हमारे साथ वो डाइट आ सकता है या वो फूड आ सकता है जो कि कलेक्टिवली ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। यानी टी हो गया, गेलाटिन हो गया, पॉप्सिकल, ये सारे ट्रांसपेरेंट है। द फूड आइटम इज ऑप्शन ए, बी एंड डी आर क्लियर लिक्विड। ए, बी एंड डी जो है ना ये हमारे साथ क्लियर लिक्विड है, जबकि सी जो है ना ये हमारे साथ फुल लिक्विड फूड है, ठीक है। तो फुल लिक्विड फूड आइटम जो है ना वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि कस्टर्ड है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे शरबत वगैरह भी दिया गया हो या ब्रेकफास्ट ड्रिंक भी दिया गया हो तो वो भी ठीक हो सकता है। फिर नर्स जेवी इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर। यहाँ पे बताया गया है कि एक नर्स है जो कि केयरिंग कर रही है एक क्लाइंट की, जो कि किस चीज़ का पेशेंट है, सिरोसिस ऑफ द लीवर का पेशेंट है। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट फूड दैट आर हाई इन थायमीन। अब नर्स जो है ना उसके लिए क्या फूड, अगर नर्स चाहे कि उसकी जो इफेक्ट है वो उसकी जो डिसऑर्डर है वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो उसकी डिसऑर्डर को मिनिमाइज करने के लिए, उसकी डिसऑर्डर की इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए नर्स जो बेस्ट फूड अब उसे रिकमेंड करेगी तो वो क्या होगी, वो फुल ऑफ थायमीन होना चाहिए या हाई थायमीन उसमें होना चाहिए। The nurse determined that the client has the best understanding of the dietary measure to follow if the client state its intention to increase the intake of। नर्स जो है ना वो अब रिकमेंड करेगी एक ऐसा फूड जो कि बेस्ट हो पेशेंट के लिए, ठीक है। तो पेशेंट के लिए एक डाइट को वो रिकमेंड करती है जो कि थायमीन से हाई थायमीन उसमें हो, फुल ऑफ थायमीन हो। तो उसके लिए कौन सा फूड इन फॉलोइंग में होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज फॉर्क। फॉर्क जो है ना ये हमारे साथ फिग की मीट को कहते हैं। अगर आप लोग इसका रिसर्च कर ले तो फिग की मीट जो है ना वो फुल ऑफ थायमीन होती है, बहुत हाई थायमीन होता है इसमें, ठीक है। मिल्क आप लोग जानते होंगे, चिकन भी आप लोग जानते हैं। एंड ब्रोकोलाई जो है ना ये हम किस चीज़ को कहते हैं, ब्रोकोलाई जो है ना ये हम कैबिज के एक फैमिली से, एक प्लांट होता है, कैबिज के फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एक बिल्कुल ग्रीन टाइप ऑफ कैबिज होता है। तो इसमें भी थायमीन इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फॉर्क, ठीक है। तो फॉर्क में बहुत ज़्यादा थायमीन होता है तो हम रिकमेंड करेंगे फॉर्क को। आंसर क्या है कि आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द क्लाइंट विद सिरोसिस नीड टू कंज्यूम फूड हाई इन थायमीन। क्लाइंट को चाहिए कि वो सिरोसिस का पेशेंट है तो वो ऐसा फूड कंज्यूम करे जो कि हाई थायमीन हो, ठीक है। थायमीन इज प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। थायमीन जो है ना बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स के ऐसे ओरिजिन्स हो सकते हैं कि उसमें बहुत सारा थायमीन प्रेजेंट हो। फॉर्क प्रोडक्ट आर स्पेशली रिच एंड द वाइटामिन्स। जो फॉर्क प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें थायमीन भी बहुत ज़्यादा होगा। अदर गुड फूड सोर्स इंक्लूड नट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, होल्स ग्रेन्स भी हो सकते हैं, सीरियल्स भी हम दे सकते हैं, लिग्यूम्स भी दे सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में हमारे साथ ये सारे नहीं है, सिर्फ फॉर्क है, तो फॉर्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मिल्क कंटेन विटामिन ए एंड डी एंड B2। मिल्क में विटामिन ए एंड डी एंड B2 विटामिन होते हैं जिसमें थायमीन नहीं होते। और पोल्ट्री कंटेन
यासीन 40s में नायासिन, यासीन 40s में नायासिन्स होते हैं, एंड ब्रोसिलाई या ब्रोकोलाई जो है इसमें विटामिन सी, ई एंड के, फोलिक एसिड वगैरह होते हैं। तो थायामीन जो है ना वो ज़्यादातर विटामिन में भी होते हैं, लेकिन जो इसके अलावा विटामिन है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ स्पेशली किस चीज़ में है, फोर्क में है, और फोर्क में थायामीन भी होते हैं। तो आप लोग ये बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। A nurse is inserting a नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एक नर्स है वो इंसर्ट कर रही है एक एडल्ट मेल क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि नोज के ज़रिए से इंसर्ट करती है और स्टमक तक ले चलती है, ठीक है। नेजो का मतलब है नज़ल एंड गैस्ट्रिक का मतलब है गैस्ट्रिक यानी जो स्टमक होती है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर द क्लाइंट बिगिन टू कफ एंड हैव रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इस प्रोसीजर के दौरान जब वो इंसर्ट कर रही है एक ट्यूब को, ठीक है, नोज के ज़रिए से ट्यूब को इंसर्ट कर रही है, तो उस प्रोसीजर के दौरान ही पेशेंट को कफिंग स्टार्ट हो जाती है एंड डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग आ जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्यूब है वो गलत रास्ते पे चला गया, लंग्स की तरफ पे चला जा सकता है। Which of the following is the best appropriate nursing action? तो इन फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन हो, जो कि अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है? द फर्स्ट वन इज क्विकली इंसर्ट द ट्यूब। क्विकली ट्यूब को जल्दी से इंसर्ट करेगा। नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, या डॉक्टर को जल्दी से बुलाएगा। रिमूव द ट्यूब एंड इंसर्ट व्हेन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, या ऐसा करेंगे कि जो ट्यूब है वो जल्दी से रिमूव करेंगे जब तक रेस्पिरेटरी जो है ना वो ठीक नहीं होती। एंड द नेक्स्ट वन इज फुल बैक ऑफ द ट्यूब, या फुल बैक करेंगे उस ट्यूब को, बहुत आगे ऊपर की तरफ बैक करेंगे। एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, और उस टाइम तक वेट करेंगे जब तक हमारे साथ जो डिस्ट्रेस है वो ठीक नहीं होता, यानी जो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग की डिफिकल्टी वगैरह आई है वो ठीक नहीं होता। आंसर क्या है कि ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इफ द क्लाइंट experience difficulty breathing or any respiratory distress, अगर किसी को हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं और क्लाइंट को इस तरह से डिफिकल्टी आ जाए, विड्रॉ द ट्यूब स्लाइडली, तो जो ट्यूब होता है उसको स्लाइडली ऊपर की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। स्टॉप द ट्यूब एडवांसमेंट, और जो ट्यूब के अंदर ले जाना है उसको बंद करेंगे और अंदर नहीं ले जाएंगे बल्कि थोड़ा ऊपर की तरफ उसको फोर्स अप करेंगे, ठीक है। एंड वेट अंटिल डिस्ट्रेस इज सबसाइड, और उस टाइम तक वेट करेंगे जब तक जो डिस्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। थोड़ा बैकअप करेंगे, फिर उसके बाद जब ये डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाती है तो उस तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन बी एंड सी आर अननेसेसरी, जो बी एंड सी है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो क्विकली इंसर्टिंग द ट्यूब इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एक्शन बिकॉज इज सिचुएशन इट मे बी लाइकली दैट द ट्यूब इज एंटरिंग इन द ब्रोंकस, और क्विकली हम जो ट्यूब है उसको क्विकली इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि अगर हम जल्दी से इंसर्ट कर ले तो ट्यूब जो है ना वो ब्रोंकस में चला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर उसके बाद वेट के बाद जब वो डिस्ट्रेसिंग ठीक हो जाए तो फिर थोड़ा स्लाइटली उसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस, नर्स रायान इज असेसिंग फॉर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। नर्स रायान जो है ना वो एक असेसमेंट कर रही है कि जो प्लेसमेंट ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो यानी जहाँ पे वो प्लेस्ड हो गए हैं तो वो ठीक है कि नहीं। द नर्स एस्पायरेट द क्लाइंट द स्टमक कंटेंट एंड चेक द कंटेंट फॉर पीएच, और नर्स जो है ना वो पेशेंट से कहती है कि एस्पायरेट कर ले ताकि जो स्टमक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाए और उसका पीएच हम मालूम कर सके, ठीक है। द नर्स वेरीफाइज करेक्ट ट्यूब प्लेसमेंट इफ विच pH वैल्यू इज नोटेड। तो नर्स जो है ना वो उसको कैसे पता चलेगा, यानी pH की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको पता चले कि हाँ मैंने जो ट्यूब इंसर्ट किया है वो करेक्ट प्लेस पे है। द फर्स्ट वन इज 3.5,
7.0, 7.35 and 7.5. The correct answer is 3.5. क्यों 3.5 ठीक है? If the nasogastric tube is in the stomach, अगर nasogastric tube जो है ना वो एक स्टमक में है, ठीक है, अगर स्टमक में चला गया है, the pH of the content will be acidic, तो जो pH कंटेंट होगा वो हमारे साथ क्या होगी, उसकी जो कंटेंट होगी स्टमक की, तो उसकी जो pH होगी वो एसिडिक होगी। क्यों एसिडिक होगी? क्योंकि जो हमारा pH ऑफ द स्टमक है वो 4 है, तकरीबन 4 तक है, ठीक है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें। Gastric aspirate have acidic pH value and should be 3.5 or lower। तो जो गैस्ट्रिक एस्पायरेट हम कर लेते हैं तो उस दौरान जो pH के जो कंटेंट्स आते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना वो शुड भी 3.5 होगी या उससे भी कम हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी एज इंडिकेट स्लाइटली एसिडिक, जो ऑप्शन बी है 7.0 ये स्लाइटली यानी एसिडिक है, यानी ये भी नहीं हो सकता। एंड सी जो है ना ये नॉर्मल वैल्यू में है, जबकि डी जो है ना वो अल्कलाइन में चला गया है। तो अल्कलाइन एंड नॉर्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो और स्लाइडली भी एसिडिक नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टमक की pH है उससे कम हो सकती है या उस तक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फ्रॉम अ फीमेल क्लाइंट। एक नर्स है वो तैयारी कर रही है कि जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है एक फीमेल क्लाइंट की तो उसको रिमूव करे, ठीक है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू Which of the following just before the nurse remove the tube। तो नर्स क्या कहेगी उस पेशेंट से कि आपने क्या करना है जब मैं आपका जो ट्यूब है वो रिमूव करूँगी। एक्सहेल करेगी, इनहेल एंड एक्सहेल क्विकली करेंगी, टेक अ होल्ड अ डीप ब्रीथ, या उसे कहेगी कि एक डीप ब्रीथ ले लेती कि उसको होल्ड करे, या परफॉर्म अ वल्सलवा मैन्यूवर, परफॉर्म अ वल्सलवा मैन्यूवर। तो नर्स जो है ना वो क्या कहेगी पेशेंट से कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी आपने क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेना है, उसको होल्ड करना है, उसको टैग करना है, ठीक है। यानी उस दौरान क्या हो सकती है, व्हेन द नर्स रिमूव द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टेड टेक अ होल्ड एंड डीप ब्रीथ, दिस विल बी क्लोज द एपिग्लॉटस, क्योंकि उसके ज़रिए से जब वो ब्रीथ ले ले तो उसके ज़रिए से जो एपिग्लॉटस है उसको बंद कर देगी, यानी इसके ज़रिए से एपिग्लॉटस जो है ना वो बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो इजीली ये जो नोज़ के ज़रिए से जो ट्यूब रिमूव कर रही है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नर्स रिमूव द ट्यूब विद अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस पुल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज Nurse Joy is preparing to administer medication through a nasogastric tube that is connected to suction। यहाँ पे बताया गया है कि एक नर्स है जो कि तैयारी कर रही है कि nasogastric ट्यूब के जरिए ही मेडिकेशन को इंसर्ट करे जो कि कनेक्ट हो गई है सक्शनिंग के साथ, ठीक है। द एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, द नर्स और जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेगी तो द नर्स क्या करेगी, पोजीशन द क्लाइंट सुफाइन टू असिस्ट इन मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन, उसका पोजीशन जो है ना वो सुफाइन में रखेगी, ठीक है, ताकि जो मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन है वो हो जाए। या एस्पायरेट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू मेंटेन पोटेंसी, क्लैम्प नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 30 मिनट्स फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, या क्लाइंट से कहेगी कि एस्पायरेट करे द क्लाइंट एस्पायरेट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, या जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको एस्पायरेट करेगी फ्रॉम मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू मेंटेन पोटेंसी आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर। अब बिफोर यानी आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर, जब तक मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दे तो उसके बाद वो क्या करेगी, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना एस्पिरेट द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, या एस्पिरेट करेगी नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो मेंटेन रहे। क्लैम्प द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 30 मिनट्स, या क्या करेगी, जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको क्लैम्प रखेगी, ठीक है, ताकि जो मेडिकेशन है 30 मिनट तक, ताकि जो मेडिकेशन है उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। चेंज द सक्शन सेटिंग, या सक्शन की सेटिंग को चेंज करेगी 30 मिनट्स के लिए, ताकि जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करते उसके बाद फिर वापस से चेंज करेगी। द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है ना वो हमारे साथ एक करेक्ट आंसर है। इफ अ क्लाइंट हैज अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब कनेक्ट टू सक्शन, अगर एक क्लाइंट को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब कनेक्ट हो गया है सक्शन के साथ, द नर्स शुड वेट अप टू 30 मिनट बिफोर रिकनेक्टेड द ट्यूब to the suction apparatus to allow adequate time and medication absorption। तो नर्स क्या करेगी, उसके लिए 30 मिनट वेट करेगी ताकि जो रिकनेक्टिंग ऑफ द ट्यूब विद द सक्शन है वो क्या हो जाए, वो
अपने सही टाइम पे मतलब उससे पहले मेडिकेशन को क्या करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। फिर उसके बाद जो सक्शनिंग का अपरेटस है या सक्शनिंग मशीन है तो उसको दोबारा से क्या करेगी, रिकनेक्ट करेगी, ताकि अपने टाइम पे मेडिकेशन की एब्जॉर्ब सही तरीके से हो जाए। ठीक है। एस्पायरेशन, द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विल रिमूव द मेडिकेशन जस्ट एडमिनिस्टर। एस्पायरेशन, द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विल रिमूव, और एस्पायरेशन के जरिए से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना वो रिमूव हो सकती है, यानी उसको रिमूव करना पड़ेगा। द मेडिकेशन जस्ट एडमिनिस्टर, और सिर्फ मेडिकेशन ही एडमिनिस्टर करेंगे तो फिर दोबारा से उसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो हम एक ऐसा तरीका अप्लाई करेंगे जो कि बेस्ट ऑप्शन हो, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर स्मिथ हैज डिटरमाइंड that the client with hepatitis has connected the infection from contaminated food। यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर स्मिथ जो है ना ये हमारे साथ क्या कर रही है, एक पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया है, पेशेंट जो है ना वो हेपेटाइटिस के साथ आया है और वो इन्फेक्शन हो गई है कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए से। ठीक है। तो अगर कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए से एक हेपेटाइटिस हो गया है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज मोस्टली लाइक टू एक्सपीरियंस विद विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। तो नर्स जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएगी कि कौन सी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हो सकती है जो कि फूड की वजह से हो गई है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी। तो ए जो है ना वो ज़्यादातर कॉमनली फूड के जरिए से हो सकती है। करेक्ट आंसर इज ए। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट वेयर कंटेमिनेटेड फूड और इन्फेक्टेड फूड हैंडलर। ज़्यादातर जो फूड होती है तो ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस ए होती है तो वो ट्रांसमिट होती है फीकल ओरल रूट से। ठीक है। फीकल ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट हो सकती है। तो जो फूड होती है वो इन्फेक्टेड हो गई है और फूड की वजह से फिर उसे हेपेटाइटिस हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है ना उसकी ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू बी, सी एंड डी। Hepatitis B, C and D are transmitted mostly commonly via infected blood or body fluid। और हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी जो है ना वो ज़्यादातर ब्लड की वजह से हो सकती है, बॉडी फ्लूइड की वजह से हो सकती है, तो इसकी कॉमनली चांसेस नहीं है, यानी ये लेस कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ हेपेटाइटिस ए है। द नेक्स्ट MCQ इज अ क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस। एक क्लाइंट है वो सस्पेक्ट है कि उसे हेपेटाइटिस हो सकती है। विच डायग्नोसिस टेस्ट result will be assessed confirming the दिस डायग्नोसिस। तो इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट हमारे साथ उसका रिजल्ट कैसा आएगा। द फर्स्ट वन इज एलिवेट हेमोग्लोबिन लेवल, या तो हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होगी, या सीरम बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होगी, या जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है, या एरिथ्रोसाइकल्स सेडिमेंटेशन रेट जो है ना वो कम हो सकती है। तो अगर आप लोगों को पता है तो हमने पढ़ा है कि हेपेटाइटिस में हमारे साथ जो बिलिरुबिन लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। एंड लेबोरेटरी इंडिकेट हेपेटाइटिस इंक्लूड एलिवेटेड लीवर एंजाइम, जो लीवर एंजाइम लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। एलिवेट सीरियम बिलिरुबिन लेवल, जो सीरियम बिलिरुबिन लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। और दूसरा ये कि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है वो भी ज़्यादा हो सकती है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। ठीक है। एंड ल्यूकोफीनिया हो सकती है। An elevated blood urea nitrogen level may indicate renal dysfunction। अगर यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है ना वो ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो ये हमारे साथ renal dysfunction को इंडिकेट कर सकती है। और अगर हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा हो गई है तो ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इस टाइप ऑफ डायग्नोसिस के साथ। ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो MCQs थे वो कुछ MCQs सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई और मुश्किल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह के अगर और MCQs चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और MCQs भी शेयर करूंगी। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।